स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीटेट का पंच में। तो दोस्तों, आज की क्लास जो होने वाली वो ईवीएस की होने वाली है। और दोस्तों, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की जो क्लास है इन्वायरमेंट साइंस की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी हम इस चैनल के माध्यम से आपको जितना भी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे एग्जाम में, उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, और ये यकीन मानिए, ये दोनों पेपर के लिए दोनों पेपर का जो दोनों पेपर की जो क्वेश्चनिंग है आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो और दोस्तों, पहले शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं इस ये ईवीएस का जो टॉपिक है, ईवीएस का जो सिलेबस है आपको आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो ईवीएस क्या है, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वही ईवीएस है दोस्तों। हमारे पास का जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे आसपास की जो साइंस है, वही क्या है दोस्तों, ईवीएस है। तो ये इसमें ऐसी ऐसी आपको रोचक चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, शायद आपको जानकर एहसास होगा कि यार, मतलब कि ये चीज़ें हमको क्यों नहीं पता थी आज तक। तो दोस्तों, चाहे आप सीटेट की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस पर्पज़ से भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला हो। चाहे आप नॉर्मली अगर अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो भी आप जान सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अगर सीटेट एस्पिरेंट हो तभी इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और यकीन मानिए दोस्तों, जो दोनों पेपर के लिए 30/30 की तैयारी आपकी इसी सिलेबस से हो जाएगी। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्कूल जाना। तो दोस्तों, जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, पूरे भारत देश में स्कूल जाने के लिए भी अलग अलग तरीके से क्या है, बच्चों को जाना पड़ता है। तो उसी में क्या है, उसी के ऊपर ही है स्कूल जाना, ठीक है। तो उसी तरीके से बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, असम में। मतलब कि बांस और रस्सियों के पुल के द्वारा ही असम में क्या बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है। क्या आप सोचिए कि बच्चे पढ़ने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं, और मतलब अभी प्रेरित है कि वो बांस और रस्सियों के पुल का उपयोग करके नदियों को पार करके स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, ट्राली। ट्राली का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो ट्राली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ट्राली का प्रयोग लद्दाख में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और सीमेंट पुल का कहाँ प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सीमेंट पुल का प्रयोग ऑल ओवर इंडिया में या कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में आप लोगों ने देखा होगा, सामान्य क्षेत्र या समतल या पानी के ऊपर। मतलब पानी के ऊपर जो ब्रिज वगैरह बना देते हैं वो क्या होता है, सीमेंट का पुल होता है, जिससे आप और हम लोग मतलब जो पुल के द्वारा इधर से वो दूसरे दूसरे छोर तक का जो सफर तय करते हैं, ठीक है। एक छोर से, मान लीजिए एक छोर से दूसरे छोर तक का जो सफर है ये पुल के द्वारा तय करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सीमेंट का बना होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बल्लम। बल्लम क्या होता है? लकड़ी की छोटी नाव। तो ये कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों? बल्लम जो एक लकड़ी की छोटी नाव होती है दोस्तों, केरल में देखने को मिलती है ना दोस्तों। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ ये दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं होगा, ये चीज़ें हमारे भारत देश में चल रही है और हम लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि बच्चे किस तरीके से किस राज्य में किस तरीके से पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ की क्या क्या चीज़ें उन्हें मतलब फेस करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी कहाँ चलती है दोस्तों? राजस्थान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान में क्या होता है दोस्तों, मैदानी इलाका होता है, मतलब रेतीला मैदान होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऊँट राजस्थान में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऊँट गाड़ी भी कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों? राजस्थान में। आप इजीली इसे याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और बैलगाड़ी की बात करें, राजस्थान की हम मतलब जो रेगिस्तान मिट्टी ही मिट्टी देखने को मिलती है राजस्थान में ज़्यादातर, है ना। तो वहाँ पे ऊँट गाड़ी चलती है, ठीक है दोस्तों। और बैलगाड़ी कहाँ चलती है? मैदानी इलाकों में, जैसे गाँव में। आप भी, आपके रिश्तेदार या आपके नानी मामा कहीं ना कहीं, या आप खुद गाँव में रहते होंगे तो आप लोग देखते होंगे वहाँ बैलगाड़ी से खेतों में जाया करते हैं लोग बाग, ठीक है, अपने। और चारा वगैरह लाया करते हैं अपने गाय भैंस के लिए, अपने जानवरों के लिए, ठीक है। तो गाँव में कहाँ चलती है? बैलगाड़ी, ठीक है दोस्तों। बैलों से बनी हुई गाड़ी, जिसमें बैलों को लगा दिया जाता है और उन्हें खेतों पर ले जाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। रास्ते पथरीले और असमान है पहाड़ों में, ठीक है। उत्तराखंड।
तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हमारे यहाँ पूरे भारत देश में बात करें तो ज़्यादातर पहाड़ कहाँ है, उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ से उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ के रास्ते पथरीले और असमान हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं न्यू पॉइंट की। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पक्षियों को, कबूतरों को देख आप हम कभी कबूतर की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कबूतर के क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये कबूतर का मुंह है, तो और एक आँख यहाँ है, एक आँख यहाँ है, और ये नाक है ना। तो कबूतर की जो आंखें होती है दोनों ओर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेम उसी तरीके से ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। इसी वजह से जैसा कि हमने बात करा, उनकी जो सिर के दोनों तरफ, उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, तो वो एक ही समय में क्या है, दोनों मतलब दो अलग चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो आंखें, ये इनकी नाक है, तो ये दो इस तरीके से, एक चीज़ और दूसरी चीज़। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तो दोस्तों, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी चीज़ें, मतलब तब इनकी नज़रें एक ही पॉइंट पर फोकस करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। ठीक है, जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। जब वे दोनों आंखों से एक ही चीज पर फोकस करते हैं तब उन्हें जो डिस्टेंस है, ये उसकी दूरी का एहसास होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ता है। और जब वे जब अपनी आंखों को अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा दोस्तों क्या है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं। जो हमारी देखने की क्षमता है ना दोस्तों, उससे भी 4 गुना ज़्यादा दूर तक कौन देख पाते हैं, कौन से पक्षी देख पाते हैं, चील, बाज और गिद्ध। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने बात करी, हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर की वस्तुएं देख सकते हैं। तो जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं। ठीक है, और उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। दोस्तों आपने बहुत से पक्षी देखे भी होंगे, उनके क्या होती है, उनके पक्षी की आंखें उनके सिर पर ही होती हैं। ठीक है, और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे कान होते हैं और इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते भी हैं। जो उनके छोटे छोटे छेद होते हैं वे उनके कान होते हैं और उन्हीं की मदद से वे पक्षी सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, और छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे छिपकली तो इतनी सी होती है, उसके कान कैसे होते होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, छिपकली के भी छोटे छोटे जैसे कान होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। मगरमच्छ के भी छोटे जैसे कान होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो क्या आप लोगों को पता था कि मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते? है ना दोस्तों, कितना मज़ेदार। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये CTET सितंबर 2016 में पूछा हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है।
कि जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जो आपने देखा होगा ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, उस पर भी बाल होते हैं, और अलग अलग जानवर है, शेर है, भालू है, उन पर भी सब पे क्या है, बाल होते हैं। तो क्या है, उनके शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कान वाले जानवर शरीर पर और कान वाले जानवर और शरीर पर बाल, जो ऐसे जानवर है जिनके कान होते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं, वो जन्म देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ह्यूमन की बात कर लेते हैं, मनुष्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों के क्या होते हैं, कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, तो हम क्या है, हम बच्चों को जन्म देते हैं। हम ठीक है, मनुष्य है, स्त्रियाँ, ठीक है, इनमें क्या होता है, स्त्रियों में ये बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर चल लेते हैं। शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर अंडे देते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनके शरीर के बाहर बिना कान या छेद वाले जानवर होते हैं, वो क्या देते हैं दोस्तों, अंडे देते हैं। जैसे पक्षियाँ हो गए, ठीक है दोस्तों, पक्षी की बात कर लेते हैं, वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जैसे कबूतर हो गया, चिड़िया हो गई, ये क्या दोस्तों, इनके शरीर के बाहर छोटे छोटे छेद वाले कान होते हैं। ठीक है, छोटे छेद होते हैं, उनको ही कान कहते हैं। ये क्या देते हैं दोस्तों, अंडे देते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लेकिन जो मैं डबल टिक रहा हूँ उनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। दोस्तों, अब हाथी और हथनियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को क्या पता था कि मादा हाथी अपने झुंड की मुखिया बन जाती है, तो दोस्तों है ना कितना इंपॉर्टेंट और मज़ेदार पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी मादा हाथी अपने झुंड की मुखिया बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। झुंड में कोई नई नर हाथी नहीं होते, वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 14 या 15 साल की उम्र में जो नर हाथी होते हैं, वे क्या होते हैं, अपना झुंड छोड़ देते हैं इस उम्र में। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये ध्यान रखना है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि वयस्क हाथी क्या खाता है, पत्ते खाता है, ठीक है, गन्ने वगैरह खाता है, तो वो 100 किलो तक पत्ते तथा टहनियाँ खा सकता है। ठीक है दोस्तों, है ना कितने मजेदार पॉइंट, आप लोगों को ध्यान रखना है ये भी। ठीक है, हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा, है ना कितना इंपॉर्टेंट और मजेदार पॉइंट, हाथी केवल दिन में और दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। दोस्तों सोचिए, ह्यूमन एक मनुष्य जो नॉर्मली जो उसके सोने की क्षमता है, और जो उसे नॉर्मली सोने का जो समय चाहिए, वो कम से कम 7 से 8 घंटे चाहिए, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे हाथी के बारे में, कितना बड़ा जानवर है, लेकिन 2 से 4 घंटे ही दिन में सोता है। ठीक है दोस्तों, है ना कितना मजेदार पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हाथी को क्या है, कीचड़ में खेलने का शौक होता है, क्योंकि कीचड़ जो है हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है, इसीलिए ज्यादातर हाथी कीचड़ में खेला करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। आपने देखा होगा, जब आपके गली मोहल्ले में या आपको कहीं जंगल वगैरह में कहीं भी आपने जब हाथी को देखा होगा, उनके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, वो अपने कान को हिलाते रहते हैं, तो खुद को ठंडा रखने के लिए ऐसा करते हैं, उन्हें फड़फड़ाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे ही होते हैं। तो आपको दोस्तों, जैसा आप लोगों ने जंगल वगैरह में झुंड देखा होगा हाथियों का या हथनियों का, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे ही होते हैं। उनमें क्योंकि जैसा कि हमने अभी बात करा, 14 से 15 उम्र की उम्र में हाथी क्या है, अपना जो है ग्रुप छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं न्यू पॉइंट की। नए खेजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। तो दोस्तों ध्यान रखना, खेजाड़ी गांव कहाँ है, राजस्थान में जोधपुर के पास है। एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, लगभग 300 साल पहले इसके गांव के लोगों को लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और खेजाड़ी गांव के लोग क्या कहलाते हैं दोस्तों, बिश्नोई कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाते हैं दोस्तों, बिश्नोई कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की। खेजाड़ी का पेड़ ज्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, खेजाड़ी का पेड़ ज्यादा पानी के बिना ही, मतलब उसको कम पानी की खपत होती है और उसमें वो उसका विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। तो ये इसका जो काम होता है दोस्तों, ये क्या देता है, फलियां देता है और यह कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है, मतलब कीड़ों से बचा रहता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के कीड़ों का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है। तो बोचाचा गांव कहाँ है दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। मधुमक्खियों के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। तो अपने अंडे मधुमक्खियां कब देती हैं दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने में अपने अंडे देती हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे आसपास या आपके कहीं इधर उधर भी मधुमक्खियों के छत्ते होंगे। तो दोस्तों आप उसमें क्या होती है, एक रानू मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है दोस्तों, छत्ते में केवल कुछ ही नर होते हैं। तो दोस्तों छत्ता जो होता है आपने देखा ही होगा, आपके घर में भी लगा होगा या आपके आसपास में कहीं लगा, उसमें केवल क्या होते हैं दोस्तों, कुछ कुछ नर ही होते हैं। ठीक है, छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती है, मतलब कार्य करने वाली होती है। मधुमक्खियां क्या करती है दोस्तों, ज्यादातर कार्य करती है। ठीक है, नर मधुमक्खी कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। जैसा कि हमने दोस्तों अभी बात करी, नर मधुमक्खियां जो होती है उनकी कोई श्रमिक के रूप में कोई भी भूमिका नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीग्राम से शुरू होती है। ठीक है, कच्छ गुजरात में ट्रेन कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, गांधीग्राम से शुरू होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और गुजरात का खाना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुजरात का खाना क्या है दोस्तों, ढोकला चटनी, नींबू चावल और मिठाई के साथ। तो आपको ध्यान रखना है, गुजरात का खाना क्या है, ढोकला चटनी, नींबू चावल और मिठाई के साथ खाया जाता है वहां पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। मंडगांव गोवा में है। मंडगांव कहाँ है दोस्तों, गोवा में है, ये आपको ध्यान रखना है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल कितने पुल हैं, 2000 पुल और कितनी सुरंगें दोस्तों, 92 सुरंगें हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गोवा से केरल तक के मार्ग में 2000 पुल है और 92 सुरंग है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है, इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। तो कालीकट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, कोझिकोड को। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेनें पार करती हैं, मतलब गुजरात से ट्रेन चलती है और केरल तक पहुंचने में किस किस राज्यों को वो पार करती है। तो दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र को पार करती है, फिर गोवा को, फिर कर्नाटक को, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। ठीक है, तो 3 राज्यों को पार करती है दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन कौन कौन से राज्यों को पार करती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ठीक है, ठीक है, या आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, गोकम के नाम से। ठीक है, गो फॉर गोवा, कै फॉर कर्नाटक और मैं फॉर महाराष्ट्र, गोकम। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक के माध्यम से भी आप इसे याद रख सकते हैं कि गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किसे पार करती है, गोकम। गो फॉर गोवा, कै फॉर कर्नाटक, मैं फॉर महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, इस पर बात करेंगे अब हम। तो भाषा, ये हो गई भाषा, और जहाँ बोली जाती है राज्य। ठीक है, तो दोस्तों मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। दोस्तों क्या आप जानते थे कि केरल की भाषा क्या है, तो है ना दोस्तों, कितने मजेदार। तो मलयालम भाषा दोस्तों कहाँ बोली जाती है, केरल में। अब बात कर लेते हैं दूसरी भाषा, कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है दोस्तों, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। मराठी भाषा दोस्तों कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली। ठीक है दोस्तों, तो मराठी भाषा इन राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है। कन्नड़ भाषा दोस्तों कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, टिकट है। ठीक है, रेलवे टिकट। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस पे। ठीक है दोस्तों, इतना साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों हम इसी से काम चला लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी। है ना दोस्तों, कितनी मजेदार पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की क्या है? नाव है। तो दोस्तों अगर फेरी की बात कर ले एग्जामिनर, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, फेरी क्या है? एक प्रकार की केरल में उपयोग की जाने वाली नाव है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। तो ट्रेन टिकट पर दोस्तों क्या होता है? ट्रेन नंबर होता है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेन टिकट आप लोगों ने, आप भी कहीं सफ़र में गए होंगे तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, उस पर क्या होता है? सबसे पहले ट्रेन नंबर होता है, यात्रा की शुरुआत की तारीख होती है। ठीक है दोस्तों, वर्थ और कोच संख्या होती है, और उसका जो किराया है, टिकट की जो लागत है वो होती है, और कितनी दूरी, मतलब आपकी जो सफ़र करने की, जो आप कहाँ से कहाँ तक का सफ़र कर रहे हैं, दूरी यानी कि मीन्स दूरी, कितनी किलोमीटर का आपका सफ़र है, उसके बारे में मेंशन किया होता है। ठीक है दोस्तों, अब पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जैसा कि अभी मैं दिखा रहा था आप लोगों को। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इतना साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं। ठीक है, इतना साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये ट्रेन का जंक्शन वगैरह आप देख रहे होंगे। ठीक है, बंदरा टर्मिनल, और ये तिथि, डेट आप लोग देख पा रहे होंगे, 24/12/2006। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में कहीं दोस्तों यहाँ इसमें अमाउंट देख पा रहे होंगे आप, ये डिटेल में 257 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो हम दोस्तों अब थोड़ा सा जो हमारी कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अब क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर, भारोत्तोलक है। क्या है दोस्तों? भारोत्तोलक, मतलब ये वजन उठाती हैं दोस्तों। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ की रहने वाली है? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा क्या है दोस्तों? पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो कब से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था दोस्तों? 12 साल की उम्र से। ठीक है दोस्तों, आप आइडिया लगाइए, 12 साल की एक बच्ची ने वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था दोस्तों। ठीक है, अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, वो एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं दोस्तों? 29 मेडल जीते हैं, और उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। है ना दोस्तों, कितना मजेदार पॉइंट देख रहे हो आप कितनी आइडल लेडी के बारे में आपने अभी पढ़ा, कितनी इन्होंने मेहनत करी, और भारत के लिए उन्होंने कितने मेडल जीते हैं? भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं दोस्तों। है ना दोस्तों, कितना मजेदार सब्जेक्ट है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। PNR ऑन ट्रेन टिकट शो। ठीक है, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नंबर रिकॉर्ड। अब हिंदी में बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। ट्रेन टिकट पर PNR दिखाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड। तो ट्रेन टिकट पर PNR दिखाता है दोस्तों व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, पर्सनल नेम रिकॉर्ड दिखाता है कि ट्रेन वो टिकट किस व्यक्ति के नाम पर लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। Which of the following information may be obtained from a reserved rail ticket?
डेट एंड टाइम ऑफ बुकिंग, डेट एंड टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, एक ये था। ठीक है दोस्तों। बी की बात करते हैं, कोच नंबर और बर्थ नंबर एंड फेयर। ठीक है। सी की बात कर लेते हैं, नेम एज एंड सेक्स ऑफ द पैसेंजर। ठीक है। डी की बात करते हैं, ट्रेन नंबर विद नेम, बोर्डिंग स्टेशन एंड लास्ट स्टेशन। ठीक है दोस्तों। ई की बात कर लेते हैं, डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल एट द डेस्टिनेशन। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न, आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जाती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जाती है? बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, यात्रियों का नाम, आयु और लिंग। डी की बात कर लेते हैं, नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर, गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या आप लोगों को मिलता है? बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय। ठीक है। आपने जो बुकिंग करी है कौन सी तारीख को करी है और यात्रा आपकी कौन सी तारीख से शुरू होगी और उसका समय क्या है, ये देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। बात करें, कोच नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है, बर्थ नंबर और किराया। ठीक है। आपका टिकट कितने रुपए या पैसे का है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। कोच नंबर क्या है उसका, बर्थ नंबर क्या है ये भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। यात्रियों का नाम भी होता है टिकट पर, आयु और लिंग भी होता है, वो मेल है, फीमेल है या अदर है। ठीक है दोस्तों। और उसकी कितनी उम्र है, मतलब वो बालिग है नाबालिग है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। नाम, उसका पैसेंजर का नाम क्या है। ठीक है। यात्रा करने वाले का नाम क्या है, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर। ठीक है। उसका जो बोर्डिंग स्टेशन है और अंतिम स्टेशन जहाँ पर वो उतरने वाला है, जहाँ तक का उसका सफ़र है, ठीक है, के साथ, और ट्रेन नंबर उसका क्या है। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो इसका पॉइंट नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं दोस्तों, फूलों के बारे में है। ठीक है दोस्तों। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो फूलों की घाटियों की बात करें तो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। जो आप लोग दोस्तों अपने पेरेंट्स के साथ या खुद से, या ठीक है, कहीं ना कहीं बाजार घूमने के लिए गए होंगे, कहीं ना कहीं मार्केट घूमने के लिए हो गए, क्या आपने वहाँ अलग अलग प्रकार के कपड़े भी देखे होंगे? क्या आप जानते थे कि उनको रंगने के लिए गेंदा, जेनिया जैसे फूलों का उपयोग किया जाता है ना दोस्तों? कितना मज़ेदार, कितना आप लोगों को जानने के लिए, सीखने के लिए मिल रहा है। तो गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि इत्र इत्र परफ्यूम या खुशबू देने वाला जो वो होता है ये दोस्तों प्रोडक्ट। तो आप लोग क्या जानते थे इत्र बनाने के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है, प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र, खुशबू वाले प्रोडक्ट जो ह्यूमन अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, जिनसे उनकी बॉडी से खुशबू आती है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले में बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। है ना कितना मज़ेदार पॉइंट? तो दोस्तों आप लोग, आज हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया दोस्तों। जितना आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है दोस्तों, ये ईवीएस सब्जेक्ट इतना मज़ेदार है ना, आप लोग इसको नॉर्मली भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होने वाला है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी। और वैसे भी अगर इसे किसी भी एज का बच्चा हो या कोई जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो वो भी देख सकता है, या कोई अदरवाइज कोई भी देख सकता है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इतना मनुष्य को मतलब अपने इन्वायरमेंट के बारे में पता ही होना चाहिए दोस्तों। इससे कहीं ना कहीं की जो आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, आपको उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है। उनको समझने का मौका मिलेगा, उनके बारे में फैक्चुअल चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है दोस्तों। तो ईवीएस दोस्तों अपने आप में भी एक इम्पोर्टेंट और मज़ेदार विषय है। ठीक है दोस्तों। तो जो जो भी मैं आपको ये करा रहा हूँ, एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। एग्जामिनर का भी मेन मोटिव है क्या? एग्जामिनर ये जो एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है? एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आप अपने जो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उससे परिचित है या नहीं, आपको अपने इन्वायरमेंट के बारे में कुछ पता है या नहीं है। ठीक है दोस्तों। आप अपनी सोसाइटी या इन्वायरमेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं,
ये एग्जामिनर की यही अप्रोच रहती है। तो आपको उस इजीली आप जान सकते हैं, ठीक है। और मज़ेदार चीज़ें आपको कराई जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और घंटे के आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और आपको रोज़ डेली अब एग्ज़ाम से रिलेटेड या फैक्चुअल चीज़ें इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।